Subscribe and press the bell icon to never miss an update. किसी भी कंपटीशन में सक्सेस के लिए लास्ट 90 डेज की स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं इस पीरियड को एसिमिलेशन पीरियड बोलता हूं, क्योंकि इस पीरियड में आप अपने पूरे साल की मेहनत को एसिमिलेट करते हैं। आइए इन 90 डेज में डे वाइज किस तरह से आप हर एक सब्जेक्ट को लेके चलें, उस प्लानर पे एक नजर डालते हैं। आइए सबसे पहले फिजिक्स का प्लानर देखते हैं। फिजिक्स के लिए ये 90 डेज को आप 6 सेगमेंट्स में मोटे मोटे डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला सेगमेंट है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेकर के स्केलर एंड वेक्टर्स तक का जो पोर्शन है उसको ग्रिप करने में आपको टारगेट करना चाहिए। ये पोर्शन आपको रिदम बनाने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ इस पोर्शन से जो रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन इन 2D, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बुलेट्स, रेन ड्रॉप और बोट जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद 8वें से 21वें दिन तक सर्कुलर मोशन से रोटेशनल मोशन तक आपको टारगेट करना चाहिए। यह मैकेनिक्स का मेजर पोर्शन है। इस पोर्शन से इनर्शिया, इंपल्स, कोलिजन्स, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, सैटेलाइट, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन जैसे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नीट में इनसे लगभग 7-8 सवाल एक्सपेक्टेड होते हैं, तो इन पोर्शंस को बहुत अच्छे से ग्रिप करें। जो तीसरा सेगमेंट है वो 22वें दिन से लेकर के 42वें दिन तक है। इस पोर्शन में आप वेव से लेकर के थर्मोडायनेमिक्स तक का पोर्शन कवर अप कर सकते हैं, जिसमें वेव्स आएगा, ऑसिलेशंस आएगा, एसएचएम आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आएगा और इन पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक्स आएगा। ये मेजर पोर्शन है जो मैटर से रिलेटेड है या वेव से रिलेटेड है। और इस पोर्शन का जो खास बात है वो क्या है कि ये अधिकतर आपके इर्द गिर्द आपको इससे रिलेटेड चीजें दिखाई देती हैं, राइट। तो इसमें इन पर्टिकुलर जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स है, नोड्स, इंटरनोड्स, डॉपलर इफेक्ट, स्प्रिंग बॉन्ड मॉडल और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे आपको स्पेशली एम्फेसाइज करके काम करना होता है। इसके बाद के 3 दिन यानी 43rd, 44th और 45th डे आप टेस्टिंग के लिए रखें। 43rd डे आप मैकेनिक्स का टेस्ट प्लान करें। 44th डे आप जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसका टेस्ट प्लान करें और 45th डे ऑसिलेशंस और एसएचएम वाला जो पोर्शन है उसका टेस्ट प्लान करें। ये टेस्ट आपको एडिशनल कॉन्फिडेंस देने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। 46 से 70th डे तक अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको टारगेट करना चाहिए। दैट मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस से लेकर के ट्रांसफॉर्मर्स तक का पोर्शन, जिसमें ईएमआई, एसी, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हों। इसमें इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रिक करंट दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो वेक्टर्स की एप्लीकेशन मांगते हैं। इसके अलावा सुपरपोजिशन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, फील्ड पोटेंशियल और पावर डेसिपेटेड बाय सेल्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूजुअली पूछे जाते हैं। साथ ही साथ लेकिन आपको जो ध्यान रखना है, साइक्लोट्रॉन, इसके अलावा गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, इंटरकन्वर्जेंस, न्यूट्रल पॉइंट, एंगल डिप डायनेमो और इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 71st से 85th डे तक आप ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पे कंसंट्रेट करें। ये वो पोर्शन है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, स्पेशली लेंस मेकर्स फॉर्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या डिस्पर्जन, YDSE यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और पोलराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल और लॉजिक गेट्स,
इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप अधिकतर एग्जाम में देख सकते हैं। अब इस पोर्शन को तैयार करते समय जो आपको ध्यान रखना है, दोनों सेगमेंट्स में, फोर्थ और फिफ्थ सेगमेंट में, आप इनिशियली मॉर्निंग में 20 से 30 क्वेश्चंस का एक छोटा सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे उन टॉपिक्स का जिन टॉपिक्स पर आप वास्तव में आज कंसंट्रेट करने वाले हैं। ये टेस्ट हेल्प करेगा आपके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को डिफरेंशिएट करने में। वीक पॉइंट्स पर आपको ज्यादा एम्फेसाइज करना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को एक या दो बार रिवाइज कर लेना है। अब इसके बाद हम छठे सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर है। ये टेस्टिंग सेगमेंट है मेनली। इसमें आप पहले 2 दिन यानी 86th और 87th डे जो आप लेंगे वो आप मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पोर्शंस के टेस्टिंग करेंगे प्रॉपर। यानी 86 डे पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टेस्ट दीजिए, 87th डे पे मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स का टेस्ट दीजिए, फिर 88th डे आप कंप्लीट 11th सिलेबस का एक टेस्ट दीजिए, 89th डे कंप्लीट 12th सिलेबस का टेस्ट दीजिए और 90th डे आप फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट दीजिए। टेस्ट वाले दिनों में रोज आपने जो काम करना है दैट इज जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए या जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को जरूर रिवाइज करना है। ये वो टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी वीकनेस बताते हैं। इन टॉपिक्स को फर्दर आप स्ट्रॉन्ग अगर कर लेंगे तो आपका जो 90 डेज का एसिमुलेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसके बाद केमिस्ट्री का प्लानर देखते हैं। केमिस्ट्री में फर्स्ट 15 डेज आप जो टारगेट करें वो जनरल केमिस्ट्री को टारगेट करें, यानी सम बेसिक कंसेप्ट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और रेडॉक्स। ये पोर्शन नीट सिलेबस का लगभग 15% कवरेज करता है। यहाँ न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टोशियोमेट्री और बोर मॉडल से अधिकतर पूछी जाती हैं और जो कैलकुलेशंस आपने करनी है उनके लिए मेरा जो सुझाव है दैट इज कि आप अप्रोक्सीमेशन टेक्निक लगाएं, यानी वो क्वेश्चंस जिनमें आपको दूर दूर के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, वहां पे आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना करके लगभग आसपास का आंसर लगा के अनुमान लगा के चलें। राइट? इस पर्टिकुलर पोर्शन में जब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर्स मॉडल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और क्वांटम नंबर, ये तो हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसके अलावा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ट्रेंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। फिर आप जब केमिकल बॉन्डिंग में चलते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR, LCAO यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये पोर्शंस खास तौर पे एक तो बेस बनाने का काम करेंगे आपकी पूरी केमिस्ट्री का, साथ ही साथ इन पर सवाल भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो इन पोर्शंस पे खास तौर से एम्फेसाइज करके आप रिवाइज करें। फिर इसके बाद जो 16वां, 17वां और 18वां दिन है ये आप टेस्टिंग के लिए रखें। इसमें 1 या 2 चैप्टर्स मिला करके आप टेस्टिंग करें और देखें कि कौन कौन से पोर्शंस वीक रह गए हैं, उन पोर्शंस को फिर से पढ़ के इम्प्रोवाइज करते जाएं। इसके बाद जो 19वें से 44वां दिन है, यानी ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है ये फिजिकल केमिस्ट्री को टारगेट करता हुआ सेगमेंट रखें, जिसमें आप स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रिया, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, ये चैप्टर्स को डील करें। ये पर्टिकुलर पोर्शन अगर हम बात करें तो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें जो सवाल आएगा वो अधिकतर न्यूमेरिकल होगा और इसमें एरर्स के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इस पर कमांड लेते जाएंगे। राइट? इसमें जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो प्रॉब्लम्स वान डर वाल्स करेक्शन से रिलेटेड हो सकती हैं गैसियस स्टेट में। इसके अलावा फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ली शैटलियर प्रिंसिपल, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट,
कॉमन आयन इफेक्ट, पीएच, बफर, ये हो गया आपका जो इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन है उससे। फिर आगे जब हम चलते हैं तो नर्स्ट इक्वेशन, सेल का ईएमएफ, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया सॉल्यूशन वाले पोर्शन से। देन स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस यानी केमिकल काइनेटिक्स वाला पोर्शन जो खास तौर से मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को एट्रीब्यूटेड है। इसके अलावा ऑर्डर में इन पर्टिकुलर रेडियो एक्टिविटी और कैटालिसिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन केमिकल काइनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहां भी कैटालिसिस का जो थ्योरेटिकल पोर्शन दिया है, साथ ही साथ जो कोलाइडल स्टेट वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पोर्शन तैयार करते समय ये भी ध्यान रखना है कि आप पीएच, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के डायरेक्ट फॉर्मूले डेवलप कर लें, डायरेक्ट शॉर्टकट्स डेवलप कर लें उनकी प्रॉब्लम्स से कोरिलेट करके, और इन पर एम्फेसाइज करें। ये आपको बहुत अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री पे ग्रिप दिलाने में हेल्प करेंगे। अधिकतर पीएच पे जो सवाल आता है, खास तौर से जैसे 10⁻⁻8 इस पर्टिकुलर पीएच के आसपास, यानी वो सॉल्यूशंस जो स्लाइटली एसिडिक है या स्लाइटली एल्कलाइन है, उन पोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अधिकतर नीट में पूछी जाती है। इसके बाद 45वें और 46वें दिन को आप टेस्टिंग के लिए रखें। 45th डे पर आप कंप्लीट जनरल केमिस्ट्री का टेस्ट से अपने आप को इवेल्युएट करें। फिर 46th डे पर कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री के टेस्ट से अपने आप को इवेल्युएट करें। आफ्टरवर्ड्स 47th टू 70th डे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टारगेट पे रखें। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को भी इंक्लूड करके चलें। साथ ही साथ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की लगभग रोज रीडिंग्स लेते रहें। राइट? जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जीओसी से आपको देखने को मिलेंगे। अधिकतर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से रिलेटेड, यानी इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ जो कंपाउंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो एल्डिहाइड कीटोन्स का चैप्टर है, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी आप देते हैं वो सेकंड प्रायोरिटी हाइड्रोकार्बन, अमीन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाले पोर्शंस को देते हैं। इसमें स्पेशली जो रिएक्शंस हैं, जैसे मैं ओजोनोलिसिस की बात करूं तो ओजोनोलिसिस लगभग हर कंपटीशन या हर एग्जाम में किसी ना किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन का बेस होता है। इसके अलावा रीमर-टायमन रिएक्शन, कार्बेलामीन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ मार्कोनिकॉफ और जेस्टेव रूल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या हॉफमैन रूल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहां एक्सपेक्टेड होती हैं। इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पोर्शन जो तीसरे नंबर पे आता है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पोर्शन है। ये पोर्शन खास तौर से हैलोजेंस में होने वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड होकर के पूछा जाता है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स के ट्रेंड्स आपसे पूछे जाते हैं अधिकतर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करके। इसके अलावा बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, अमीन्स में जब हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनका कंपैरिजन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब जो अगला सेगमेंट है, जो फिफ्थ सेगमेंट है, वो 71st से 85th डे तक का सेगमेंट है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप टारगेट कर सकते हैं। हालांकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो मेरा मानना है वो ये है कि आप पिक्चराइजेशन टेक्निक का सहारा लें, यानी रोज आधा घंटा एट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आधा घंटा जरूर दें रोज, और उसको सिर्फ न्यूज़पेपर की तरह रीड करते रहें। ये 90 दिन अगर आपने लगातार कर लिया, यानी इसके अंदर आपको करना ये होगा कि पहले पेज से शुरू किया और लास्ट पेज तक आप पढ़ते चले जाएं न्यूज़पेपर की तरह। हो सकता है कि आधा घंटे में 200 पेज में से आप 5 या 7 पेज ही रीड कर पाएं। डेली का ये नियम बनाएं, कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करें, तो लगभग 2 या 3 बार ये दिन आने तक आप पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीड कर चुके होंगे। यहां से फिर एसिमिलेशन वाला रोल शुरू होगा, जहां आपको ध्यान रखना है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, IUPAC आइसोमेरिज्म, CFT एंड VBT इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरह है। इसके अलावा जब आप P ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तो बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजेंस, हैलोजेंस के अंदर इन पर्टिकुलर स्यूडो हैलोजेंस, इंटर हैलोजेंस, और साथ ही अगर आप जीरो ग्रुप की बात करें तो जीनन के कंपाउंड्स, उनके स्ट्रक्चर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन से रिलेटेड ऑक्सी एसिड्स की आप बात करें तो ध्यान रखें फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर और सल्फर के ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन वाले चैप्टर में H2O2 को बहुत ध्यान से एसिमिलेट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रोबेबल है कि उस पर कम से कम एक सवाल आपको H2O2 की ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से देखने को मिले। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन को आप कैप्चर कर रहे हैं, वहां आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो चीजें हैं इनको बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर वे में पिक्चराइजेशन टेक्निक का सहारा लिया है, यानी जो आप शुरुआती दिनों में आधा आधा घंटा पढ़ते रहे हैं, तो इस समय पर आकर के आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद आनी शुरू हो जाएंगी। राइट, इसके बाद वाले दिन उसी तरह से टेस्टिंग को डिवोट करें जैसे आपने फिजिक्स में डिवोट किया था, यानी शुरुआत में आप क्लास 11th और क्लास 12th लेवल के टेस्ट लें। इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक टेस्ट ले लें, और लास्ट में कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट लें। और यहाँ भी अपनी वीकनेसेस को सॉर्ट आउट करते हुए उनको दोबारा दोबारा पढ़ते रहें, यानी जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए या जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं उनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स को दोबारा जरूर पढ़ें। आइए इसके बाद बायोलॉजी का प्लानर देखते हैं, द लास्ट वन। इसको भी फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह से ही आप 6 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहाँ पर आपके ऊपर लोड आ रहा हो वहाँ पर बायो को थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, इसको अलग तरीके से टैकल करना होता है। इसमें जो फर्स्ट 15 डेज हैं, अगर उनकी हम बात करें तो क्लासिफिकेशन पर फोकस करें आप। ये रिदम बनाने वाला पीरियड होगा, राइट फ्रॉम वायरसेस टू मैमल्स। आप क्लासिफिकेशन पर इस रिदम बनाने वाले पीरियड को फोकस करें। इस पोर्शन से जो वायरसेस और बैक्टीरिया और इसके अलावा फंजाई वाला कुछ हद तक जो पोर्शन है उससे सवाल ज्यादा आते हैं, यानी जो माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन है उसको ज्यादा एम्फेसाइज करके आपको तैयार करना है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, और अगर हम हायर एनिमल्स बोलें इनको कंपैरेटिवली अगर कम फोकस भी करेंगे तो चलेगा। राइट, एनसीईआरटी से पैचअप आपको अच्छे से रखना है। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स पर भी सवाल आ जाते हैं, उनका विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां हम बात करें बॉटनी में तो फ्लावर्स, प्लेसेंटेशन, फैमिली डिस्क्रिप्शन, ये नीट में कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन पर एम्स वगैरह जैसे जो टेस्ट होते हैं उनमें ज्यादा सवाल आ जाते हैं। डे 16 और 17 केमिस्ट्री की ही तरह से आप टेस्टिंग में स्पेंड करें, यानी यहाँ पर आप जो क्लासिफिकेशन वाले पोर्शंस हैं इनके टेस्ट लेते रहें।
और उनके जो वीक पोर्शंस हैं उनको आप ग्रेजुअली एलिमिनेट करते रहें। इसके बाद 18वें से 36वां दिन आप जो आगे के चैप्टर्स हैं यानी साइटोलॉजी से लेकर के प्लांट फिजियोलॉजी तक, इसके अंदर साइटोलॉजी आ गया, साइटोलॉजी के अलावा प्लांट्स और एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी आ गई, प्लांट्स की एनाटॉमी आ गई और प्लांट की फिजियोलॉजी आ गई। ये पोर्शन कंपैरेटिवली मॉडरेट इंपॉर्टेंस का होता है। अगर हम इसमें देखें तो हमें जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। साइटोलॉजी में जो सेल डिवीज़न है वहाँ से सवाल आ जाएगा, या अगर हम देखेंगे जो आप मॉर्फोलॉजी वाले पोर्शंस देख रहे हैं उनमें कहीं कहीं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। प्लांट के अंदर जो मॉर्फोलॉजी वाले पोर्शंस हैं उनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। पहले एनाटॉमी जो प्लांट की थी उससे सवाल आते थे, लेकिन अब एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ वाला जो पोर्शन है कंपैरेटिवली उससे सवाल आते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे कि नीट में एनसीईआरटी के 2 पोर्शंस नीट के सिलेबस में नहीं रखे गए हैं, उनको नीट के लिए ना पढ़ें, दैट इज अर्थवर्म एंड फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कॉकरोच वहां पर है। इसके अलावा जब आप प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पे फोटोसिंथेसिस, फोटोपीरियोडिज्म, प्लांट हार्मोन्स, एनिमल टिश्यूज की जब आप बात करते हैं तो बोन, ब्लड, इन्फ्लोरेसेंस आ गया आपका। जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी है उसी में फ्लावर वाला पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं। जब आप प्लांट के टिश्यू सिस्टम्स की बात करते हैं तो वो मोनोकॉट डाइकॉट में जो डिफरेंस होता है उसकी बात कर सकते हैं, वो मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए। या मोनोकॉट डाइकॉट की जो लीफ है इसके एनाटॉमिकल डिफरेंसेस का आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद के 4 दिन यानी 37th, 38th, 39th और 40th डे आप टेस्टिंग के लिए रखें। 37th डे आप क्लासिफिकेशन की टेस्टिंग करें, 38th डे साइटोलॉजी की, 39th डे जो एनिमल्स और प्लांट की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी रिलेटेड टॉपिक्स है वो, और 40th डे प्लांट फिजियोलॉजी की टेस्टिंग करें। टेस्टिंग में वही प्रोसीजर अडेप्ट करें कि जो सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं या जो सवाल आप गलत कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन पे फोकस रखें। इसके बाद के 15 से 16 दिन यानी 41st से 55th डे तक ह्यूमन फिजियोलॉजी पर कंसंट्रेट करें। ये पोर्शन बहुत अच्छे से आप जानते हैं, मेडिकल कॉलेज में आपका बेस बनाने वाला पोर्शन है, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। और इसमें भी जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें से डाइजेस्टिव, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशली अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इसके अलावा नर्वस सिस्टम में बात करें तो फिजियोलॉजी ऑफ नर्व कंडक्शन, ह्यूमन ब्रेन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जब हम हार्मोनल पोर्शन की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैनक्रियाज और एड्रिनल्स से रिलेटेड जो हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन की डिजीजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आप उसी के पैरेलल एक और पोर्शन को तैयार करें अगले 15 दिन में, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये पोर्शन अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखता है, लगभग 20% की वेटेज नीट में इससे देखने को मिलती है। इसमें जिन टॉपिक्स पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है उसके अंदर मल्टीपल एलील्स, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में इन पर्टिकुलर जब हम बात करते हैं तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, इनसे रिलेटेड सवाल आने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। इसके बाद के 15 दिन यानी 85th डे तक आप उन जनरलाइज्ड टॉपिक्स के लिए रखें जो एनसीईआरटी में और आपके सिलेबस में लास्ट में दिए हुए हैं। ये पोर्शंस जनरलाइज्ड हैं, आपको पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ हिस्से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
ये पोर्शंस हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। इनमें बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और पूरी की पूरी इकोलॉजी, क्योंकि इस पर बड़ी आसानी से आपके आसपास की एप्लीकेशंस और इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से मिलाकर नए सवाल बनाए जा सकते हैं, इसलिए वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे आपकी सक्सेस में। ये ज़रूरी है कि इन पोर्शंस को बहुत अच्छे से तैयार करें। होपफुली ये प्लानर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। इन केस अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया है तो हमारी वेबसाइट www.arihantbooks.com पर आप जाकर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहां पर इसकी कॉपी मैंने डाल रखी है। साथ ही आप डाउनलोड करने के बाद अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करके इसको और बेटर बना सकते हैं। मैंने तो जनरलाइज्ड आउटलाइंस दी हैं जो कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट उनके पोटेंशियल के हिसाब से वेरी कर सकती हैं। तो इट इज़ नेसेसरी कि आप इस पर्टिकुलर प्लानर को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करके फिर इन 90 डेज को प्रॉपरली प्लान अप करें।